हेलो दोस्तों, आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुए हैं जीआईसी मेंस पेपर जो 2020 में हुआ था। यूपी जीआईसी उर्दू मेंस पेपर आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूं। तो देखिए वो किस तरह का पेपर था और हम बताने वाले हैं कि इसमें किस तरह के सवालात आ सकते हैं और किस तरह के सवालात आए थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए 3 घंटे का जो है वक्त होता है आपके पास। अधिकतम अंक यानी कि कितने मैक्सिमम मार्क्स होते हैं आपके 300। तो सवाल जो है दो दो तीन भाग होते हैं इसमें, ए बी और सी। तीन तीन भागों में होता है, यानी कि 3 पार्ट में होता है। तो इसमें लिखा है कि पहले हिदायत को गौर से पढ़ लीजिएगा किस तरह से होता है। दर्ज झेल में कुल 20 सवालात दिए गए हैं, ठीक है। 20 सवालात आपको दिए गए हैं और सभी सवाल क्या है, लाजमी है। जितने सवाल आपको दिए जाएंगे वो सारे के सारे ज़रूरी होंगे। हिस्सा अव्वल यानी कि पहले हिस्से में क्या है, 5 सवालों के जवाब 250 अल्फाज में देने हैं। 250 अल्फाज में जवाब देने हैं। जैसे ये है, ये जवाब, अल्फाज, तहरीर और दर्ज, ये सब उसमें ये अल्फाजों में आता है ना। तो 250 अल्फाज में तहरीर कीजिए। सेक्शन भी होता है, इसमें भी 5 सवाल होते हैं दूसरे सेक्शन में। और इसमें क्या होता है कि 150 सवालों मतलब 150 अल्फाज में जो है जवाब देना ज़रूरी होता है। और फिर आता है पार्ट 3 सेक्शन सी। सभी 10 सवाल, इसमें 10 सवाल होते हैं, 50 अल्फाज में इसका जवाब देना होता है। अब इसमें क्या लिखा है, हर सवाल का नंबर सवाल के आगे दर्ज है। सवालों के जवाब मुतय्यन शुदा अल्फाज के अंदर ही तहरीर कीजिए। मतलब जो उन्होंने कह दिया है कि इतने अल्फाज में होना चाहिए और इतनी ही जगह आपको मेंस के पेपर में जो है वो मिलती है। तो जगह भी इतनी ही मिलेगी, तो ज़ाहिर सी बात है कि मुतय्यन शुदा जगह है, अल्फाज के अंदर ही जो है जो अल्फाज दिए हैं उसमें तहरीर करें। जवाब तहरीर करने के लिए दिए गए और आंसर बुकलेट के खाली बचे हुए हिस्से को काट दें। जो खाली बच जाएगा उस हिस्से को काट दीजिए। तो पहले सवाल पर बात कर लेते हैं, फिर बताएंगे कि सवाल में किस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। सवाल देखो, ये दिया 25 नंबर का एक सवाल है, 5 5 25 125 का। ये सभी जानते हैं कि उर्दू ज़बान के आगाज़ के मुतालिक यही पूछा जाता है कि उर्दू ज़बान से आप क्या समझते हैं, उर्दू ज़बान के आगाज़ के मुतालिक आप क्या जानते हैं, और उर्दू ज़बान के नज़रियात बताइए। उर्दू की पैदाइश और इर्तिक़ा के मुतालिक नज़रियात बताइए। मसूद हुसैन ख़ान का नज़रिया बताइए। शौकत सब्ज़वारी का, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया बताइए। इस तरह के सवाल अक्सर आते हैं। ये सही आपका टॉपिक होना चाहिए, उर्दू ज़बान के आगाज़ से के मुतालिक आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आगाज़ के मुतालिक पूछा गया है। प्रश्न नंबर 2 में है, आदिल शाही दौर में उर्दू शायरी की नुमाया खसूसियात पर रोशनी डालिए। तो जब आदिल शाही दौर की इब्तिदा होती है और उसमें जो शायर थे जितने भी, और उसमें जो शायरी की, उसमें जो है जो भी उर्दू शायरी उसमें की गई और जिन्होंने भी की, तो उसकी नुमाया खसूसियात क्या थी, मतलब क्या खसूसियात, किस बिना की वजह से जो आदिल शाही दौर को गिना जाता है। ये भी 25 नंबर का था। दिल्ली और लखनऊ दबिस्तान शायरी के माबेन फ़र्क को मिसालों से वाज़ा कीजिए। तो सबसे पहले आप ये कीजिएगा कि दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ का अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इन दोनों पर सवाल जो है वो बनता ही है। अब जब दोनों चीज़ें तैयार होंगी तो आप इनमें फ़र्क भी बता देंगे, ठीक है। आगे आता है एक सवाल था इसमें, सर सैयद तहरीक के अदबी मकासद की वजाहत इस तरह कीजिए कि उसकी अहमियत वाज़ह हो जाए। सर सैयद तहरीक सभी जानते हैं, अलीगढ़ तहरीक के नाम से जानी जाती है। तो अदबी मकासद क्या थे, उनके क्या मकसद थे, किस मकसद के तहत जो है ये तहरीक शुरू की गई थी। और उन्होंने इसमें लिखा ही है कि इस तरह वाज़े कीजिए कि उसकी अहमियत वाज़े हो जाए। मतलब उसकी क्या अहमियत है अलीगढ़ तहरीक की, सर सैयद तहरीक की, वो अहमियत वाज़े हो जानी चाहिए। आपका लिखने का अंदाज़ इस तरह से होना चाहिए उसके मकासद का। 5वां सवाल इसमें था, उर्दू नस्र के इर्तिक़ा में फोर्ट विलियम कॉलेज की खिदमत पर रोशनी डालिए। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमत या उर्दू नस्र के इर्तिक़ा में फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमत, इसको तैयार कर लें, ये भी जो है आ जाता है। अब सेक्शन भी है, इसमें क्या है कि एक सवाल 15 नंबर का था, कुल 5 सवाल थे। इसमें क्या है, दास्तान और नावल के फ़र्क की वजाहत कीजिए। आपको दास्तान, अफसाना, नावल, ड्रामा और सवाने, खाका, रिपोर्टाज और नावलेट, इन सब चीज़ों की जो तारीफ़ है और जो इनकी जो है इब्तिदा कहाँ से स्टार्टिंग होती है, ये सारी चीज़ आपको याद होना चाहिए। अब इसमें फ़र्क तभी बता पाएंगे दास्तान और नावल जब आपने इसकी तारीफ़ अच्छे से और ये पढ़ा होगा। तो ज़्यादा नंबर का नहीं था। और एक सवाल था इसमें अगला, उर्दू नस्र के इर्तिक़ा में खतूत गालिब की अहमियत वाज़ह कीजिए, ठीक है। खतूत गालिब, उर्दू नस्र में खतूत गालिब की अहमियत, ज़ाहिर सी बात है कि उनका नसरी कारनामा बहुत बड़ा है और शायरी की हैसियत से भी जाने जाते हैं, बहुत बड़े शायर हैं गालिब। तो उनकी नस्र जो है, नस्र को ये कहा जाता है कि गालिब की नस्र अगर आपको देखनी है तो उनके खतूत को पढ़िए। तो खतूत पर बात कर सकते हैं आप। और खतूत गालिब की अहमियत, उनके जो ख़त उन्होंने लिखे हैं उसको थोड़ा थोड़ा सा आपका सरसरी तौर पर आपको वो थोड़ा जहन पर होना चाहिए, किस तरह से वो बात करते थे और किस तरह से वो लोगों, मतलब ऐसी इस तरह से बात करते थे जैसे सामने कोई बैठा है। मीरन साहब अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल हैं आपका, ये नामा मिला और इस तरह से मिला, इस तरह से वो बात करते थे अपने खतूत में। 8वां सवाल है, हाफिज़ महमूद शेरानी या काजी अब्दुल वदूद के तहक़ीक़ी इम्तियाज़ात पर रोशनी डालिए। तो जब तहक़ीक़ की बात आती है तो तहक़ीक़ में हाफिज़ महमूद शेरानी और काजी अब्दुल वदूद का बहुत बड़ा मकाम है।
اور इनके क्या है तहक़ीक़ी इम्तियाज़ात, इन्होंने क्या काम किए, इनके क्या नज़रियात थे, इनकी क्या अहमियत थी, तो उस पर यहाँ पर रोशनी डालनी है। तो इसको पढ़ लीजिए। जैसे क़ाज़ी अब्दुल वदूद कहते हैं, तहक़ीक़ किसी अम्र को उसकी असली शक्ल में देखने की सूरत है। तो इस तरह से जो है आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। और सवाल 9 था, अनारकली ड्रामा किस किरदार का अलमिया है और क्यों? इसमें क्या है, मुदल्लल जवाब देना। अनारकली ड्रामा था, तो वो इसमें कौन से किरदार का अलमिया था? सलीम का था, अनारकली का था, अकबर का था, या उसकी रानी का था, दिलाराम का था, किसका था? तो इसमें यहाँ पर ये चीज़ वजाहत से लिखनी है। और सवाल नंबर 10 है, इसमें उर्दू में सहाफ़त के आगाज़ और इर्तिक़ा पर रोशनी डालिए। उर्दू सहाफ़त, ज़ाहिर सी बात है, उर्दू सहाफ़त अखबारात पर बात होगी। फिर वहाँ से शुरू होता है जाम जहानुमा, दिल्ली उर्दू अखबार, फिर अगर क्या ज़मींदार आ जाता है, उर्दू मोहल्ला आ जाता है, अल हिलाल, अल बलाग़ा, ये सब आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है उसी में आती हैं। ये 15 सवाल नंबर का था। अब आता है आपका सेक्शन सी। इसमें आपके 10-10 नंबर के आपके आते हैं 10 सवाल। इसमें पूछा था, मिर्ज़ा गालिब को क्यों एक मुश्किल पसंद शायर कहा गया है? अब मुश्किल पसंद शायर के बारे में बात की है, मिर्ज़ा गालिब। तो आपको मिर्ज़ा गालिब अगर आप पढ़े होंगे, आपने कोई तैयार किया होगा, तो उसको इस तरह से आप कर सकते हैं। अब मिर्ज़ा गालिब की शायरी शायराना ख़ुसूसियात भी आ सकती हैं, मालूम कर सकता है। मिर्ज़ा गालिब को क्यों एक मुश्किल पसंद शायर, यहाँ लिखा है क्यों एक मुश्किल पसंद शायर कहा जाता है। और सवाल ये भी हो सकता है, मिर्ज़ा गालिब की जो शेरी ख़ुसूसियात हैं या उनकी शायरी की जो ख़ुसूसियात हैं, उसको वाज़ा कीजिए। 12वां सवाल था, जोश की नज़्म किसान का बुनियादी मौज़ू क्या है? तो यहाँ पर किसान एक नज़्म है उनकी, उसका बुनियादी मौज़ू पूछ लिया है। अब ये भी पूछ सकता है कि जोश को आप किस नज़्म निगार की हैसियत से बताइए, और उनकी नज़्मों में आज़ादी का रंग और इस चीज़ का रंग पाया जाता है, ये भी मालूम कर सकता है। 13वां सवाल है, मीर हसन की मसनवी बेनज़ीर और बद्र मुनीर को क्यों सहरुल बयान कहा जाता है? अब ये मसनवी भी बात, ज़ाहिरी बात है, मसनवी के बारे में पूछेगा, तो मीर हसन की मसनवी यहाँ पर पूछी गई है। और हो सकता है गुलज़ार नसीम के बारे में मालूम कर लिया जाए कि गुलज़ार नसीम को गुल बकावली वगैरह क्यों कहा जाता है। और 14वां सवाल है, शहर आशूब से आप क्या समझते हैं? शहर आशूब की यहाँ तारीफ़ लिखनी है, 2 शायरों के नाम लिखने हैं जिन्होंने शहर आशूब भी लिखा है। ठीक है। और जैसे मिर्ज़ा सौदा ने लिखा है और लोगों ने भी लिखा है। मरसिए में बैन की क्या अहमियत है? तो मरसिए में क्या है, मरसिए के अज्जाए तरकीबी होते हैं। उसमें चेहरा सराफा, रुखसत, आमद, रजज़, ज़हर, शहादत और जंग शहादत और बैन लास्ट में होता है। तो इसकी क्या अहमियत होती है, ये बताना है आपको। और बैन इसका एक अहम जुज़ होता है। और रोना यही होता है ना, उनकी याद में जो है करबलाई मरसिए होते हैं। मरसिए में यही होता है कि इमाम हुसैन और उनके जो भी जानिसार साथी थे, उनके अहले जो भी 72 शहीदान करबला, उनकी उसमें ज़्यादा लिखे जाते हैं। तो मरसिए में जो है वो बैन की अहमियत को वाज़ा करने की बात की गई है। 16वां है, गज़ल और नज़्म के बुनियादी फ़र्क क्या है? अब गज़ल क्या है? पहली बात तो तारीफ़ गज़ल क्या है, फिर नज़्म क्या है, फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है। कि गज़ल जो है उसका हर से शेर जो है मुकम्मल होता है और अलग माने देता है। और नज़्म जो है, नज़्म मुसलसल होती है, एक मौजू होगा उसका और पूरी नज़्म एक ही मौजू पर कही जाएगी। 17वां सवाल आपका आता है, सवाल नंबर आता है 17 में पूछा है, इस्म क्या है? इस्म और इसकी कितनी किस्में हैं? इसमें सिर्फ इस्म की तारीफ़ बताना है और उसकी किस्में बताना है। ठीक, तो इस्म क्या है और उसकी कितनी किस्में हैं, ये बताना है। और सवाल नंबर 18 है, ज़ेल के शेर में कौन सी सनाअत है? एक शेर दिया है, आग है, औलाद इब्राहीम है और नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इंतहा मकसूद है? तो यहाँ पर औलाद इब्राहीम। और इसका क्या है कि जब किसी शेर में जो है तारीख़ी वाक़ये की तरफ इशारा किया जाता है, तो उसमें सनात तलमीह होती है, सनात तलमीह जो है होती है। तो इस तरह से आप सनत तज़ाद पूछ सकता है आपसे, सनत हुस्न तालील पूछ सकता है, आपका मिरातुन नज़ीर पूछ सकता है। जैसे इस्म क्या है यहाँ पर पूछा है, तो इस्म की जगह ज़मीर क्या है, ज़मीर, फ़ेल वगैरह इनके बारे में पूछ सकता है, इनकी तारीफ़ मालूम कर सकता है। तो आपको इस्म, ज़मीर, फ़ेल और ये अच्छे से आपको याद होना चाहिए। इसको तैयार कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो बस शॉर्ट लाइन में। और 19वां सवाल था, इसमें तशबीह क्या है और इसके कितने अरकान हैं? तो तशबीह मतलब किसी चीज़ से मुशाबा करार देना कि नाजुकी उसके लब की क्या कही है, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, तो वो इस तरह से उसको कह देना। और इस्तिआरा में क्या है कि दूर का फ़र्क होता है। इस्तिआरा यहाँ पर नहीं दिया है, तो हो सकता है इस्तिआरा मालूम कर ले, इस्तिआरा क्या है और उसके मतलब किस तरह से उसकी तारीफ़ वगैरह लिखना है, उसका शेर जो है वो भी बताना है। 20वां सवाल था, मिरातुन नज़ीर की तारीफ़ करते हुए मिसाल में एक शेर दर्ज करें। तो एक मिरातुन नज़ीर की आपने तारीफ़ बयान की और उसके बाद शेर लिख दिया, बस इतनी सी बात। तो ये पेपर था GIC लेक्चरर का 2020 का मेंस का पेपर था। तो आपको ये देखना ये है कि जो चीज़ मालूम की गई है बस उसी चीज़ पर आपको गौर व फ़िक्र करना है, उसी चीज़ को आपका जवाब देना है। आपको इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं करनी है उसमें, और ज़्यादा लंबा अगर खींचेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे
اور لفظوں کا دہراؤ زیادہ ہوگا تو کیا ہوگا کہ آپ کی جو وہ جگہ دی گئی ہوتی ہے مینس کاپی میں اور وہ فوراً وہ بھر جائے گی اور آپ کو پھر دقت ہوگی، اس میں جگہ نہیں بچے گی۔ تو آپ اس کا ذرا خیال رکھیے گا، جتنی چیز پوچھیے اتنی چیز کا جواب دینے کی کوشش کیجیے گا، اپنی طرف سے کوئی چیز بڑھائیے یا گھٹائیے گا نہیں، بس سیدھا سمپل ہے۔ آپ کو تیاری کرنی ہے، تھوڑا سا آپ کو لکھنے کی پریکٹس کر لیں جلدی جلدی، اور املا کی غلطیاں نہ ہوں، کیونکہ املا ظاہر سی بات ہے جب اردو کے ٹیچر آپ بن رہے ہیں تو املا کی غلطیاں تو نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے میں ہیں کا کی اس کا جو ہے استعمال جو ہے ضرورت سے زیادہ نہ ہو، اور جہاں مناسب ہو وہاں پر اس کا استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بار بار وہی لائن ریپیٹ ہوتی رہتی ہے تو اس سے بہت بڑا فرق آتا ہے۔ اور یہ جی آئی سی لیکچرر 2020 کا پیپر آپ کے سامنے تھا مینس ایگزام کا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ٹی جی ٹی پی جی ٹی اردو کا نصاب جاری ہو چکا ہے، اس کی بھی جلد ہی کلاسز شروع ہونے والی ہے، کوئی سیریز ہوگی ایپس پر، اس کا ایک کورس لانچ ہوگا، اور بالکل یونٹ وائز ترتیب وائز جو بھی ہے، اور جی ایس بھی ہم لگاتار جو ہے کرنٹ افیئر پڑھا رہے ہیں دا ایجوکیشن ہب چینل پر اپنے، وہاں پر آپ جڑ سکتے ہیں۔ اور ہفتے میں ایک بار جو ہے کوئز ہوتا ہے اس پر کرنٹ افیئر کا۔ اس کے علاوہ اگر پیڈ کورس وغیرہ یا کورس پرچیز کرنا ہو تو وہ جلد ہی آپ کے سامنے لے کر ہم حاضر ہوں گے۔ ابھی کوئی کورس لانچ نہیں ہوا ہے، ابھی جو بھی چل رہا ہے وہ سمپل پروسیس میں چل رہا ہے، آپ اس کو دیتے رہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔